लीजिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम पीरियोडिक टेबल जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं उसके बारे में सब कुछ, उसका अगला पिछला जो भी चीज़ें हैं जानने के लिए सब जानेंगे, और जानेंगे कितने इंटरेस्टिंग है, इतने सारे एलिमेंट्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है मुझे भेज दीजिए हाय हेलो, राइट, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन बच्चा आ जाता है टाइम पे। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज एकदम टाइम पे क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप। हाँ जी, ठीक है, स्टार्ट करें फिर। आज का लेक्चर नंबर 1 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 2-3 बच्चों का और वेट कर लेती हूँ मैं अभी 1 मिनट और वेट करती हूँ, उसके बाद में वील स्टार्ट। और जब तक जिन भी बच्चों के लास्ट लेक्चर्स में कोई डाउट है मोल कंसेप्ट में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और मुझे ये भी बताइए आपका टेस्ट कैसा था। अभी टेस्ट हुआ था, हाउ वाज योर टेस्ट बच्चा। मुझे मार्क्स पता चल जाएंगे, मैं मार्क्स आपको पता चल जाएंगे, मैंने अभी तक देखे नहीं है, बट आज मैं देखूंगी आपका टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा है। आज ही मैं देखूंगी, राइट। कैसा था टेस्ट? डिफिकल्ट, ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बनाती हूँ ताकि यू गेट इनटू दैट ट्रेंड। थोड़ा डराना भी ज़रूरी है ना, सब कुछ मलाई जैसा अच्छा होगा तो डरेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं, ये होता है। ऐसे पीछे जब तक एक डंडा नहीं होता, जब तक नहीं लगता कि यार ये चीज़ तो आ ही नहीं रही है, तब तक आप उसके पीछे कोशिश ही नहीं करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। कोशिश करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ जी, वैभव जी बोल रहे टेस्ट था, टेस्ट हो भी गया। टेस्ट था आपका, हर लास्ट सैटरडे या संडे को टेस्ट होता है। बेटा टेस्ट नहीं दिया आपने? बेटा नोटिफिकेशन आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप टीम से कनेक्ट कीजिए इसके बाद कि मेरे को पता ही नहीं चला टेस्ट था, बाकी बच्चों ने तो दिया है। चलिए आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं दिया तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपका टेस्ट अभी भी अवेलेबल होगा, लेट मी चेक कि पीछे क्या सीन है। तो क्या हो सकता है, या तो आपने लेट ज्वाइन किया है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका टेस्ट अभी तक, मैंने पूछा सपोर्ट बनाने का, 7th को है। हाँ जी, तो फिर आपका टेस्ट 7th को होगा, तो फिर आपका टेस्ट बच्चा 7th को होगा। हाँ जी, आप थोड़े से लेट आए ना, उन बच्चों के लिए थोड़ा लेट टेस्ट है, 7th को है, तो देन 7th को है आपका टेस्ट। बट फिर से आपको वहाँ पे क्या आएगा, केवल सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आएगा। चलिए आगे चलते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और IUPAC नेमिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर, जिनका 100 से ज़्यादा होता है, राइट। अब पीरियोडिक टेबल आपने देखी है, उसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं और वो सब किसी प्रकार से अरेंज्ड है, रैंडम नहीं है। पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट है। आप सभी के दिमाग में अभी चलनी चाहिए पूरी पीरियोडिक टेबल। अब आप सोचिए कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं मैम, 118। तो 118 साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि 118 एलिमेंट्स की एक एक की प्रॉपर्टी पढ़ना कितना मुश्किल है, कि एक एक की प्रॉपर्टी जानना, फिर उसको याद करना, फिर उसको समझना। 118 एलिमेंट्स, सोचो आपके केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 118 एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ रहे होते, तो कितना सिलेबस हो जाता, राइट। तो यही स्टडी को इजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी, तो वही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सीधे ही जिस प्रकार की आज पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि ये बहुत पहले से ही ऐसे बनी थी, नहीं। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए थे। पुराने ज़माने के साइंटिस्ट ने कुछ और वर्जन दिया था पीरियोडिक टेबल का, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कैसे हुई, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। अब उसके बाद है आपका पीरियोडिक टेबल इस साइड में। दिस इज द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मैंने बोला, ये आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, एकदम फिट, ये एकदम आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर पीरियोडिक टेबल क्लास 11th क्लास 12th में जाते जाते भी आपको रटी नहीं, तो केमिस्ट्री पढ़ना एकदम बेकार है, एकदम बेकार। इतनी सारी चीज़ें
केवल इन एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को याद रख के कि कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है। दूसरा, इनकी जो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताई थी और बोला था, होमवर्क दिया था कि आप सभी एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स की आप सभी की क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस खुद से लिखेंगे। इन सब से इतनी चीज़ें आसान हो जाती कि आपको पूरे आपके दिमाग में छपी है पीरियोडिक टेबल, इधर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, तो इतने ट्रेंड्स आप पढ़ने वाले, आप ट्रेंड से भरे हुए हैं। तो मेरा अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बाकी के, जैसे आज क्लास है, फिर कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है, आपको पता है ऑल्टरनेट डेज होती है, तो आपके पास 2 दिन है, टुडे एंड टुमारो। इन 2 दिनों में आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करनी है। स्पेसिफिकली अभी इस चैप्टर के लिए जो एकदम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। गुड इवनिंग एकांशी बच्चा, गुड इवनिंग एकांशी बच्चा। एकांशी, यू कैन रिवाइज विद मी द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जो हमने कर ही लिया, आज से हमने फिर से स्टार्ट किया है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। यू कैन रिवाइज। और आप एक और चीज़ कर सकते हो मेरे साथ, आप अपने डाउट्स मुझे भेज दीजिए, ठीक है, तो आपके अलग से मैं डाउट सॉल्व कर दूंगी ताकि आपका ओवर रिविजन ना हो जाए, ठीक है। जैसा भी आपको ठीक लगता है, आपको क्लास अटेंड करना ठीक लगता है, अदरवाइज मैंने आपको बोला है डाउट्स भेजने के लिए इस ऐप में ही एक जगह है जहां आप अपने डीएसए के, या डीएसए नहीं तो कोई भी डाउट्स होंगे वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस दैम। चलिए, अब उसके बाद हेलो राहुल, वेलकम टू द क्लास। अब मैंने क्या बोला, कौन कौन से आपको ग्रुप्स याद होने चाहिए। ग्रुप 1 पूरा याद होना चाहिए, ग्रुप 2 पूरा याद होना चाहिए, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन से पीरियड में आते हैं, एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 2 दिन आर इनफ टू रिमेंबर दीज, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये तो एकदम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बट शुरुआत में ऐसी नहीं दिखती थी ये पीरियोडिक टेबल। शुरुआत में तो हमें 118 एलिमेंट्स भी नहीं पता था। 1800s की बात करूंगी तो 1800s में पता ही नहीं था कि 118 एलिमेंट्स है, जब बहुत थोड़े एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी थी। तो अब शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो बच्चा, द पीरियोडिक टेबल may be defined as the table which classifies all the known elements in accordance with their properties. क्या है? In accordance with the properties के हिसाब से वो अरेंज किए गए हैं। जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो सेम ग्रुप में है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो बच्चा सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक ग्रुप में है। तो इनको क्लासिफाई कैसे किया है? विच क्लासिफाइज ऑल द, जितने भी हमें पता है एलिमेंट्स, with accordance with the properties in such a way कि elements with similar properties are grouped together। एक vertical column में है, उनकी similar properties है in the same vertical column, and dissimilar elements are separated from one another। सिंपल सी चीज़ है। क्लासिफिकेशन का मतलब समझ आया कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको हमने सेम ग्रुप्स में रखा है। अभी तक इतना समझ आया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऑल द अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स वर बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक वेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वही केवल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। दोबारा से देखो, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर उसके बाद दिस इज एटॉमिक नंबर 2, followed by 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपको नजर आ रहा है ये क्या बढ़ रहे हैं? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज्ड है सारी पीरियोडिक टेबल। ये एकदम सही फैक्ट है, इसमें कोई एक एक्सेप्शन नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। बट जो इससे पहले वाले सारे मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल्स थे वो केवल इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स पे बेस्ड थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि 1800s में हमें एटम का स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम था। अब तो हमें पता है कि मैम एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, बट पहले हमें पता ही नहीं था।
तो जब हमें पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं तो हमें एटॉमिक नंबर कैसे पता होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एटॉमिक नंबर बच्चा क्या होता है, एटॉमिक नंबर जिसको मैं Z से रिप्रेजेंट करती हूँ वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, होता है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, जिस पे कोई चार्ज नहीं है उस पे, इन न्यूट्रल एटम, यही होता है एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं थे तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज कैसे करते, बट वेट तो हम तोल सकते थे, तो मोस्टली एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, जो भी पुराने थे। मैं एक और चीज़ बता दूं कि बच्चा 1800s तक, कब तक, 1800s में हमें केवल 31 एलिमेंट्स पता थे, पता ही नहीं थे, हमें लगता था केवल 31 ही एलिमेंट है। फिर जैसे जैसे 1865 आया, क्या आया 1865, तब हमें 63 एलिमेंट्स पता हुए, तब हम 63 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। और आज हम कितने जानते हैं, टुडे वी नो ऑफ 114 एलिमेंट्स, कितने, 114 एलिमेंट्स हमें पता है। बाकी हमने क्या किए, गेस वर्क है हमारा कि ऐसे एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे, 114 पता है। और एक और चीज़ याद रखना कि जो नए एलिमेंट्स हमें पता चल रहे हैं, जो न्यू एलिमेंट्स है वो मोस्टली कैसे हैं, जो आपके न्यू एलिमेंट्स है बच्चा वो मोस्टली कैसे हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, सिंथेटिक मतलब कि मैन मेड, कैसे हैं बच्चा, मैन मेड एलिमेंट्स हैं। तो जो भी हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स है, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो बच्चा ये सारे एटॉमिक नंबर, जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स है वो मोस्टली कैसे हैं, मैन मेड, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमने लैब में बनाए हैं एलिमेंट्स। समझ गए ये चीज़, समझ गए ये चीज़। मोस्टली एलिमेंट्स कैसे हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। अभी तक किसी चीज़ में किसी को कोई डाउट, ठीक है, चलिए। हेलो राहुल, नोट्स मैम मिलेंगे बच्चा, नोट्स यहीं पे इसी ऐप पे मिलेंगे, आफ्टर द लेक्चर इज ओवर, यहीं पे अपलोड होते हैं नोट्स, ठीक है, वीडियो के नीचे ही अपलोड होते हैं। चलिए आगे। अब उसके बाद है फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, विच इज द डोबनियर्स ट्रायड्स, डोबनियर्स ट्रायड्स के बारे में। जो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने ट्राई किया, इनके टाइम पे, ये देखो 1829 का टाइम है, इनके टाइम पे केवल 31 एलिमेंट्स पता थे हमें, तो इन्होंने 31 एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी। इन्होंने कैसे अरेंज किया, इन्होंने एलिमेंट्स को ट्रायड्स के फॉर्म में, मतलब 3 के ग्रुप में इन्होंने अरेंज करने की कोशिश करी। एक 3 का ग्रुप बनाया, दूसरा 3 का ग्रुप बनाया और तीसरा 3 का ग्रुप बनाया। इन्होंने इस प्रकार के 3 के ग्रुप्स बनाए और उन्होंने बोला, इन्होंने यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया, कैसे, एटॉमिक वेट, सॉरी, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया। और इन्होंने पाया कि जो ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट को एटॉमिक वेट जब मैं ऐड करती हूँ और फिर उसका डिवीजन करती हूँ तो इसका एटॉमिक वेट आता है, आया कि जो बीच वाले का एटॉमिक वेट है वो साइड वाले के एटॉमिक वेट्स का क्या है, एवरेज है। यहीं पे पढ़िए, व्हेन द एलिमेंट्स इन अ ट्रायड मतलब 3 का ग्रुप, वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, ऐसे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो मिडल में पढ़ रहा था, was found to be approximately, एकदम नहीं, approximately equal to the arithmetic mean of the other two, मतलब इन दोनों का मीन, जैसे इसको लिया मैंने A, ये है मेरा B और ये है मेरा C, तो C का एटॉमिक वेट कितना हो गया, A प्लस B बाई 2, इतना C का वेट आता है। तो जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट बाकी दो का मीन है। The 3 elements in a triad had similar physical and chemical properties, very very important. ये जो तीनों अरेंज किए थे इनकी similar physical और chemical properties थी. Also the properties of the middle element were in between those of the other two. ये चीज़ समझ आए तो डोबरनियर ने ऐसे 3 ट्रायड्स बनाए। फिर उन्होंने क्या बोला,
इन 3 ट्रायड्स को इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में अरेंज किया। फिर उन्होंने देखा कि जो साइड के 2 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट का जब मैं मीन लेती हूँ तो वो मिडिल एलिमेंट के बराबर आता है। फिर उन्होंने देखा कि इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और जो मिडिल एलिमेंट है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के कहीं बीच में लाई डाउन करती है। ये डोबर्नियर ट्रायड्स थे। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से थे। तो इन्होंने लिया था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये 3, जिसमें सोडियम बीच में, पोटासियम यहाँ पे है। इसका एटॉमिक वेट 7 है, इसका एटॉमिक 39, तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 23 आता है, विच इज इक्वल टू सोडियम, है कि नहीं। ट्रायड की डेफिनेशन पूरी कर रहा है कि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में भी अरेंज्ड है और जो बीच वाला एटॉमिक वेट है वो इन दोनों का मीन है। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। तो इन्होंने केवल ये 3 एलिमेंट्स, मतलब ये कितने हो गए, 9 एलिमेंट्स ही क्लासिफाई किए थे। 31 उस टाइम तक पता थे, बट इन्होंने केवल 9 एलिमेंट्स ही क्लासिफाई किए थे। आइए चीज समझ, इजी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब इसकी ड्रॉबैक देख लेते हैं। डोबर्नियर का इतना ही इन्होंने टेबल बनाई थी। ड्रॉबैक क्या है, कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स। अब इन्होंने सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स किए ना अरेंज, सारे एलिमेंट्स नहीं कर पाए, सारे ट्रायड्स में अरेंज ही नहीं हो रहे थे। क्योंकि फिर है ना साइंटिस्ट ने सोचा कि सिर्फ 9 ही हो रहे तो ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, ये तो कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ कि 31 पता है और 9 ही आप अरेंज कर पा रहे हो, तो इसको कोइंसिडेंस बोल के रिजेक्ट कर दिए थ्योरी। नेक्स्ट है, ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 सच ट्रायड्स। 3 ही ट्रायड्स थे ना, 1 ट्रायड, दिस इज अ सेकंड ट्रायड, दिस इज अ थर्ड ट्रायड, ठीक है। 3 ही सच ट्रायड हैव बीन मेंशन्ड। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स है कि सारे एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं था। तो डोबर्नियर ने इस प्रकार से अरेंज किए थे। नेक्स्ट आता है आपका ABD चैंकोटिस। ये एक फ्रेंच केमिस्ट है, इनका नाम थोड़ा सा अजीब है। इन्होंने 1862 में बताया था कैसे अरेंज किए। इन्होंने 1862 में दोबारा से एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अभी आप कभी भी देखोगे ना, जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आ जाती, सभी ने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में ही आपके एलिमेंट्स अरेंज किए थे। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में जब अरेंज किए एंड मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने कैसे बनाया, ऐसा सिलेंडर की तरह, सिलेंडर होता है ना, उसमें ऐसे चार्ट पेपर को जैसे सिलेंड्रिकल कर लो, उस चार्ट पेपर में उन्होंने एलिमेंट्स क्लासिफाई किए टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। पर ये भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये इतना कोई नहीं पढ़ाता, केवल इतना ही है कि इन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स में अरेंज की थी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन विच इज इंपॉर्टेंट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब यहाँ पे जैसा नाम है वैसा ही इन्होंने काम किया था। ये बच्चा टेबल दी गई थी 1865 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जब मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज करता हूँ, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, तो इन्होंने देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट। ये कैसी बात हो गई, जैसे बच्चा आपके 7 स्वर होते हैं ना, सारे गामा होते कि नहीं, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। 7 स्वर कैसे होते, एक होता है सा, फिर होता है रे, गा, मा, पा, धा, नी होता है, फिर दोबारा से क्या आ जाता है, सा आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हुए। फिर 8th क्या है, 8th नोट क्या है, 8th नोट फिर से मैम सा है कि नहीं। तो ये बोलते हैं कि जैसे 7 स्वर होते हैं वैसे ही आपके एलिमेंट्स क्या है, जो एवरी 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसी उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि यहाँ देखो, ये एलिमेंट नंबर 1 हो गया लिथियम, बेरिलियम, ये 3rd एलिमेंट, 4th एलिमेंट, 5th एलिमेंट, 6th एलिमेंट, 7th एलिमेंट, ये 7th एलिमेंट। अब इसके बाद जो 8th एलिमेंट आया सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी है। फिर से जो 8th एलिमेंट आया पोटेशियम, उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, सोडियम के जैसी। और सिमिलरली बेरिलियम से 8th एलिमेंट कौन सा है, अगर मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट मानती हूँ बेरिलियम को, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th।
एट्थ आया मैग्नीशियम, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी है और कैल्शियम की प्रॉपर्टी भी मैग्नीशियम जैसी है। ये चीज समझ आई कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसी है। ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। एवरी एट्थ एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट। द जनरलाइजेशन, इसी को नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसी के लिए इनको डेवी मेडल इन 1887 बाय द रॉयल सोसाइटी लंदन भी मिला। ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आज तक इस पे तो कभी क्वेश्चंस आए नहीं, बट स्टिल अगर ये आपका मेंशन्ड है कोई भी चीज़ एनसीईआरटी में भी, तो वो भी मैं मिस आउट नहीं करवाऊंगी, ठीक है। इतना समझ आया? समझ आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कि एवरी एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के जैसा है। अब देखते हैं इसके ड्रॉबैक क्या है। अब बच्चा ये जो रूल था ना केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, जो कैल्शियम तक देखो खत्म हो रहा है, जिसका एटॉमिक वेट 40 है कैल्शियम, उसके बाद ये रूल एप्लीकेबल होता ही नहीं है, फेल हो जाता है। तो यही इसकी ड्रॉबैक है, क्योंकि कैल्शियम के बाद बच्चा क्या होता है, जो एलिमेंट्स आते हैं ना कैल्शियम से, जो भारी एलिमेंट्स है उनमें ना डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। अब तो आपको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल सिखाए थे एसपीडीएफ, इस प्रकार से सिखाए थे आप सभी को, है ना। तो एस, अब कैल्शियम के बाद डी ऑर्बिटल्स शुरू हो जाते हैं भरने, जिसकी वजह से अब एवरी एट्थ एलिमेंट नहीं, एवरी 18th एलिमेंट सेम होगा। तो अब यहाँ पे जो लेंथ है ना वो वेरी हो जाती है, जिसकी वजह से देयर इज एवरी 18 एलिमेंट इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट। अब इसको मैं कैसे बताऊँ आपको, फिर से पीरियोडिक टेबल देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको देखिए। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आना चाहिए कि मैम इस रो में कितने एलिमेंट्स है। फर्स्ट रो में मैम 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड रो में मैम 8 है, थर्ड रो में देखिए, थर्ड रो में भी मैम 8th एलिमेंट है, बट फोर्थ रो में देखो कितने हैं, फोर्थ रो में 18 हैं, फिर से 18 हैं, फिर 32 हैं, फिर 32 हैं। ऐसे क्यों है? क्योंकि इस रो में बच्चा आपके डी ब्लॉक आते हैं, इसमें भी डी ब्लॉक आते हैं, इस रो में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, इस रो में भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए। अब तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं, बट अभी तक जो हम पढ़ रहे तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि अभी तक हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता ही नहीं है। तो इसीलिए ये कैल्शियम तक आके रुक जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद ये डी ब्लॉक शुरू हो जाते हैं डी ब्लॉक, तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए वो कैल्शियम तक आके रुक जाते हैं। आए ये चीज़ समझ, ठीक है। अब वापस से यहाँ आ जाते हैं, किसी को कोई डाउट? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स केवल 40 एटॉमिक नंबर कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो एवरी 8th नहीं, एवरी 18th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, और ये उसका रीजन वो नहीं बता पाए। नेक्स्ट है ऑल द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। अब जब अभी तक यहाँ पे क्या है, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुई। आप फिर से देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ आए, ये मैं हटा रही हूँ। आप ये देखिए बच्चा कि यहाँ पे फ्लोरीन के बाद क्या आती है, इनर्ट गैसेस आती है कि नहीं। ये देखो, फिर से पीरियोडिक टेबल देखनी है हर बार, ये देखो फ्लोरीन के बाद आ रही इनर्ट गैसेस, आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, बट अभी क्या हुआ था जब, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, फ्लोरीन के बाद इनर्ट गैस आ रही है, बट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था तब तक हमें नोबल गैसेस के बारे में भी पता नहीं था, बट जैसे ही जब नोबल गैसेस आपकी क्या हुई, इंक्लूड हुई, तो फ्लोरीन के बाद आएंगी, जैसे फ्लोरीन के बाद यहाँ नियोन आ जाएगा, तो अब एवरी 8th एलिमेंट सेम नहीं हुआ, अब एवरी 9th एलिमेंट सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं? एवरी 8th एलिमेंट नहीं, अब इसके बाद एवरी 9th एलिमेंट सेम होगा एवरी फर्स्ट एलिमेंट के। तो यहाँ पे यही होगा कि जैसे ही इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई in the periodic table, it becomes that the 8th element from alkali metal, so law had to be dropped out. अब every 8th element similar नहीं रहा। तो 2 ड्रॉबैक्स पता चले, सभी के ड्रॉबैक्स भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आया था डोबरनियर ट्रायड, जिन्होंने 31 एलिमेंट्स पता थे तब, बट वो केवल 9 ही एलिमेंट्स को 3 ट्रायड्स 3-3 के ग्रुप में अरेंज कर पाए। उन्होंने 3-3 के ग्रुप के 3 रोज बनाई, ठीक है, उनको भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया, और जो बीच वाले का एटॉमिक वेट था वो साइड वालों के एटॉमिक वेट्स का मीन था।
बट इसमें वो सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए, इसलिए वो फेल हो गया। नेक्स्ट आया न्यूलैंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड ने क्या किया बच्चा, न्यूलैंड ने इन्होंने बोला कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी एवरी फर्स्ट की प्रॉपर्टी के सेम है, बट ये केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। दूसरी चीज़ कि जैसी इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ये लॉ फेल हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है लोथर मेयर्स कर्व 1869, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथर मेयर्स कर्व बच्चा एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई आपको बोलेगा कि क्या लोथर मेयर कर्व रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मॉडर्न, जो आज की पीरियोडिक टेबल है उसके लिए, तो उसका आंसर होगा यस, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लोथर मेयर ने क्या किया था, लोथर मेयर ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, ऐसा कहा था उन्होंने कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ द मासेस की। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब होता है कि जैसे अभी था ना कि एवरी 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है ना, ये जो रिपीटिशन है इस इतने एलिमेंट्स के बाद फिर से रिपीट होगा, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कि हर 7 दिन बाद क्या होता है, एक हफ्ता कंप्लीट होते हैं, वो पीरियोडिसिटी हो गई। तो इसी प्रकार से जो क्या होता है एवरी 8th एलिमेंट, क्या अभी मतलब वही कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसके, एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक। मैं दोबारा से बताऊं, ये वाला देखिए कि जैसे कि यहाँ इसका एटॉमिक वेट 7 है, ठीक है, जैसे ही एटॉमिक वेट 23 होता है तो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। जैसे ही एटॉमिक वेट 39 होता है तो इसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो ये इन्होंने बताया था, लोथर मेयर ने ये ऐसा लॉ दिया था उन्होंने। अब इन्होंने क्या किया था, इस प्रकार का ग्राफ प्लॉट किया था, प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम मतलब जो एटम का वॉल्यूम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट against the atomic weight and obtained a periodically repeated pattern। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिया atomic mass on the x axis और यहाँ पे कोई भी बहुत तरीके के इन्होंने प्लॉट्स बनाए, जैसे atomic volume का आपको दिखा रखा है, सिमिलरली इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सभी के अगेंस्ट द एटॉमिक मासेस प्लॉट किए। जैसे इन्होंने प्लॉट किए तो इन्होंने पाया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है वो सिमिलर पीक पे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि जो एकदम टॉप ऑफ द पीक है वहाँ पे हमेशा इनको एल्कली मेटल्स ही मिलते हैं, हमेशा पीक पे क्या आते हैं, एल्कली मेटल्स। सिमिलरली जो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका आता है यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं यहाँ पे हमेशा हैलोजेंस आते हैं, और एकदम ट्रेलिंग में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। इन्होंने पाया कि हर बार ऐसा ही देखा कि पीक्स पे, हर पीक पे एल्कली मेटल है, जो ऐसे डाउनवर्ड जा रहे उधर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जो अब ऐसे ऊपर उठ रहे उनको बोल वहाँ पे हैलोजेंस है। ठीक है, अब ये सब क्या है, हैलोजेंस। और ये भी मैं बता देती हूँ, लेट अस अगेन गो बैक टू द पीरियोडिक टेबल। दिस इज द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए, जो आपका ग्रुप 1 है, जो आपका ग्रुप 1 है वो होता है, ग्रुप 1 होता है आपका एल्किली मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 1 होता है एल्किली मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। सिमिलरली जो आपका ग्रुप 2 है दैट इज योर एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, सिमिलरली जो आपका ग्रुप 18 है वो क्या है, आपकी सारी नोबल गैसेस। क्या है बच्चा, नोबल गैसेस। सिमिलरली जो ग्रुप 17 है वो है आपके हैलोजेंस। क्या है बच्चा, हैलोजेंस। सिमिलरली जो ग्रुप 16 है उनको बोलते हैं चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। ठीक है, अब यही थोड़े से इंपॉर्टेंट नेम्स है, मैंने अच्छे से नहीं लिखा है तो मैं लिख देती हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो मैंने लिखने की कोशिश करी है ये मैं हटा देती हूँ। हैलोजेंस समझ आ रहे, दीज आर हैलोजेंस, these are halogens। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट नेम्स है जो मैंने आपको बता दिए। जो नीचे होते हैं ये लैंथेनाइड्स होते हैं, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये दोनों के दोनों ये होते हैं एक्टिनाइड्स। ये भी क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है रेड वाली, ये बीच में जो आ रही है, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। या तो इनको डी ब्लॉक बोल दो या फिर इनको बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। राइट राइट, चले आगे। चलिए, हेलो हर्षित शुक्ला, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक समझ आया? लोथर मेयर कर्व ने क्या किया था? लोथर मेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को किसके अगेंस्ट प्लॉट किया था? एटॉमिक मासेस के। जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम को जब प्लॉट किया तब इन्होंने पाया कि पीक्स पे हमेशा मुझे एल्कली मेटल्स मिल रहे हैं। जो मेरा ऐसा डाउनवर्ड जा रहा है जब ग्राफ, तो यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिलते हैं, मतलब ग्रुप 2 मिलता है। यहाँ पे हमेशा ग्रुप 17 मिलता है, हैलोजेंस। और ट्रेल पे मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक, बीच वाले एलिमेंट्स मिलते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो मेरी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसका फंक्शन है? एटॉमिक वेट्स का फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक है ना, ऊपर जाती नीचे जाती, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है एल्कली मेटल्स, नीचे गई फिर से ऊपर आएगी तो एल्कली मेटल्स। तो पीरियोडिक फंक्शन है प्रॉपर्टीज किसका? एटॉमिक वेट्स का, ठीक है। अब लोथर मेयर कर्व ने क्या किया था? अनलाइक न्यूलैंड्स, लोथर मेयर ऑब्जर्व्ड द चेंज इन लेंथ ऑफ द रिपीटिंग पैटर्न। अभी जो रिपीटिंग पैटर्न है ना, जैसे न्यूलैंड ने क्या कहा था कि जो आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है वो एवरी 8th एलिमेंट पे हो रही है। बोला था कि पहले के एलिमेंट है, फिर एवरी 8th एलिमेंट क्या होगा, आप 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सेम होगी, ये बोला था न्यूलैंड ने। पर लोथर मेयर ने क्या देखा कि ये जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है ना, इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है। जैसे कि पहले 2 एलिमेंट्स के बाद सेम प्रॉपर्टी है, फिर 8 के बाद, फिर से 8 के बाद सेम प्रॉपर्टी है, फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद, फिर 32 के बाद। तो इन्होंने इस प्रकार से नोटिस किया कि जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है वो आपकी उसकी लेंथ चेंज हो रही है। जैसे फिर से पीरियोडिक टेबल, बच्चा अभी एक भी चीज समझना है ना तो मेरे से पूछ लेना। पीरियोडिसिटी समझ आ रही है कि मैम 2 एलिमेंट्स के बाद फिर से तीसरा एलिमेंट है, उसकी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के सेम है। फिर देखो, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद जो मेरा 9th एलिमेंट है उसकी फिर से प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद फिर 18 एलिमेंट्स के बाद 19वीं की प्रॉपर्टी सेम है, फिर से 18 एलिमेंट्स के बाद फिर से सेम है। ये चीज़ समझ आ रही है कि कितनी कितनी प्रॉपर्टीज के बाद आपकी क्या रिपीट हो रही है, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। आपके कुछ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के बाद तीसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले की सेम है, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सेम है, फिर 18 एलिमेंट्स के बाद 19th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। तो लेंथ चेंज हो रही है ना, पहले 8 फिर 18 एलिमेंट, फिर 18 फिर 32। तो ये लोथर मेयर ने ऑब्जर्व किया कि केवल जो इसकी लेंथ है ना वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। बाय 1868 लोथर मेयर हैड डेवलप्ड अ टेबल, जो अब इन्होंने 1868 में एक टेबल भी बना ली थी जो काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है आज की पीरियोडिक टेबल पे। बट इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि आज की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, पर अभी तक जो चल रही है वो सारी एटॉमिक वेट्स में इन्होंने बनाई थी, बट काफ़ी हद तक सिमिलर थी जो आज की पीरियोडिक टेबल है उससे, ठीक है। बट इनका वर्क बहुत सालों तक पब्लिश नहीं हुआ था जब तक दिमित्री मेंडेलीव नहीं आ गए थे। अब बच्चा मेंडेलीव ने भी कुछ इसी प्रकार की टेबल बनाई थी जैसी इन्होंने बनाई थी लोथर मेयर ने, बट दिमित्री मेंडेलीव का वर्क आज ज़्यादा सराहा जाता है, ठीक है। उनको क्रेडिट दिया जाता है विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोथर मेयर को नहीं दिया जाता, किसको दिया जाता है, दिमित्री मेंडेलीव अनदर साइंटिस्ट थे जिनको आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दिया जाता है क्रेडिट कि इन्होंने बनाया था, राइट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो यार मेरे से। हाँ जी, चले नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट से बच्चा मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी किसको जाती है, सारे का सारा क्रेडिट इनको जाता है। जो आज की पीरियोडिक टेबल है
वो सारा क्रेडिट डेवलप होने का जाता है मेंडलीव को। तो अगर कोई पूछेगा हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द आंसर इज मेंडलीव। कौन है? मेंडलीव। इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी 1869 या 1905 जिसमें भी, ठीक है। ऐसे कि इन्होंने शुरुआत कर दी थी 69 में और 1905 में एकदम डेवलप हुआ था। इन्होंने पहली बार पीरियोडिक लॉ दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने बोला था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ द एटॉमिक वेट्स। पीरियोडिक का मतलब तो अब समझ आ गया होगा कि जो एक पीरियड के बाद रिपीट होता है, 8 एलिमेंट्स 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट्स का, कि जब मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में एलिमेंट्स को अरेंज करती हूँ तो कोई ना कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टी फिर से क्या आ जाती है? सेम आ जाती है टू द दैट एलिमेंट। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था? इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। जैसे कि आज की पीरियोडिक टेबल दिखती है, रोज और कॉलम्स में इन्होंने अरेंज किया, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। इन्होंने भी एटॉमिक वेट में ही अरेंज किया, एटॉमिक नंबर में नहीं किया, ठीक है। इन सच अ वे कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, और जिनकी सेम प्रॉपर्टी थी उनको सेम ग्रुप में रखा। किस में रखा? सेम ग्रुप में, जिनकी सेम प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो मेंडलीव को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने का क्रेडिट दिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये चीज समझ। मेंडलीव ने फिर से क्या किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया। नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या करी कि सारे एलिमेंट्स को क्या किया? इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया, ठीक है, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, और जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स थे उनकी सेम प्रॉपर्टीज थी। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार की इनकी टेबल है, दिखाई दे रही है सभी को? टेबल दिखाई दे रही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेबल। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इनकी प्रॉपर्टीज देख लो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। यहाँ पे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, जब केवल हमें 63 एलिमेंट्स पता थे, आज तो हमें 114 पता है, और हमें ये भी पता है कि और भी आएंगे, 118 तक आएंगे। तो इस ज़माने में केवल 63 एलिमेंट्स हमें पता थे। नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखना, नोबल गैसेस नहीं है क्योंकि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और ये क्या थे बच्चा? ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, इनको क्रेडिट दिया जाता है, जिन्होंने ऐसे रोज और कॉलम्स में अरेंज किए थे एलिमेंट्स को। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको पीरियड कहा गया, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स कहा गया, वही जो आज तक हम बोलते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है आपको दिखाई दे रहा है? 7 पीरियोडिक, यहाँ पे इनके पास 6 एंड देयर आर 7 पीरियड्स। यहाँ पे 6 पीरियड्स है तो यहाँ 6 कर दीजिए। 6 पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एंड कितने ग्रुप्स हैं दिखाई दे रहे? 1 2 3 8 ग्रुप्स हैं, एंड 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो 6 पीरियड्स है और आपके क्या है? 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और देखते हैं अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलैरिटीज इन द एम्पेरिकल फॉर्मूलाज। किसमें? एम्पेरिकल फॉर्मूला की सिमिलैरिटीज। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने 2 एलिमेंट्स लिखे थे, एक RO है एक RH है। मतलब इन सारे एलिमेंट्स की जब हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाती हूँ तब उनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सेम। एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है कि जैसे लिथियम हाइड्राइड बनेगा तो LiH बनेगा, लिथियम के नीचे क्या है? सोडियम, सोडियम का भी NaH बनेगा। सिमिलरली उसके नीचे पोटेशियम का KH हाइड्राइड बनेगा जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई। इन्हीं की ऑक्सीजन से करवाऊंगी तो क्या बनेगा? Li2O, Na2O, K2O बनेगा इस प्रकार से। इन सब के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है कि H और Li, NaH, KH, लिथियम 2, Na2, K2, ये सब एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में करी थी
करी थी कि नहीं करी थी? इनका सिमिलर फॉर्मूलाज है। सिमिलरली नेक्स्ट ग्रुप की बात करूं, बेरिलियम, बेरिलियम हाइड्राइड होती है BeH2, मैग्नीशियम, उसके नीचे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्राइड होती है MgH2, उसके नीचे है कैल्शियम हाइड्राइड होती है CaH2। इनका सेम फॉर्मूला है, इनका सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला है कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं इनकी ऑक्साइड्स बनाती हूँ, बेरिलियम की ऑक्साइड क्या होगी? B2O होगी नहीं, या BeO होगी, बेरिलियम ऑक्साइड होगी सॉरी BeO। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी MgO, कैल्शियम ऑक्साइड होगी CaO। तो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। तो इन्होंने इस प्रकार से अरेंज किए थे, सभी एलिमेंट्स की हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बना के देखी, और उन्होंने देखा जिसके सिमिलर टाइप के बन रहे, जैसे इसके सिमिलर टाइप के ऑक्साइड्स है कि नहीं? जैसे Be भी एक है, O भी एक है। यहाँ पे क्या है? लिथियम 2, एलिमेंट 2, यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा E2O, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा EH, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा EH2, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा EO। ये चीज समझ आई? एलिमेंट 1 ऑक्साइड, 1 एलिमेंट 2 हाइड्राइड्स, 2 एलिमेंट 1 ऑक्साइड, 1 एलिमेंट 1 हाइड्राइड। तो इन्होंने इसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स को पहले हाइड्राइड्स और ऑक्साइड जैसी चीजें बना के देखी, फिर उनके जिनके एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम थे उनको सेम ग्रुप में रखा। अभी समझ आई ये बात? अभी समझ आई बच्चा? जो अभी तक कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़िया है ना, ठीक है। इस प्रकार से एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ आए, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, कि एलिमेंट्स कितने, हाइड्रोजन्स कितने, फिर एलिमेंट कितने, ऑक्सीजन कितने, एम्पेरिकल फॉर्मूलाज होते हैं। उसके बाद ही इग्नोर्ड द एटॉमिक, और कई बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो ऐसे अरेंज कर दिया, कैसे? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में पहले अरेंज किया। दूसरी चीज क्या करी? दूसरी चीज इन्होंने ऐसे अरेंज किया कि जिनके एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम थे उनको इन्होंने सेम ग्रुप्स में रखा, ठीक है। तीसरी चीज क्या करी? कभी कभी उन्होंने देखा कि जब मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में चीजें अरेंज कर रहा हूँ तब उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला मैच नहीं करा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करी। जैसे कि यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखेगा, टेलुरियम एंड आयोडीन का। ये दिख रहा है, ये टेलुरियम है और ये आयोडीन है, मैंने मार्क कर दिया। टेलुरियम का एटॉमिक वेट देखिए 127 है और आयोडीन का एटॉमिक वेट है 126, दिखाई दे रहा है? चलो मैं 127.60, 126.90, तो आयोडीन का एटॉमिक वेट कम है, 126, 127, दिखाई दे रहा है? तो कम एटॉमिक वेट वाले को ज्यादा एटॉमिक वेट वाले के बाद में रख दिया। ऐसा क्यों किया? कम एटॉमिक वेट को, इसको तो इंक्रीजिंग में रखना है, तो ये पहले आना चाहिए, 126 के बाद 127 आता है, पर आपने 127 के बाद नाम 126 रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो आयोडीन है उसकी प्रॉपर्टी ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन के ज़्यादा सिमिलर है, तो उन्होंने खुद ही, इवन दो ये खुद का ही लॉ नहीं फॉलो कर रहे, उन्होंने बोला था इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर वेट्स में हमें अरेंज करना है, बट वो करते ही इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जा रही थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, खुद ही उल्टा करके लिख दिया, क्योंकि उससे ही क्या हो रहा था, इनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। तो इन्होंने खुद ही काफ़ी एक्सेप्शंस अपनी टेबल में देखे, तो यही लिखा ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स थिंकिंग, और उन्होंने इग्नोर किया कि उन्होंने सोचा कि जो एक्चुअली हमारे पास लिखे हुए हैं ना, मतलब जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किए एटॉमिक वेट्स, वो गलत हो सकते हैं, बट मेरी प्रॉपर्टीज गलत नहीं हो सकती। तो ये सोच के इन्होंने यहाँ पे कई एक्सेप्शंस ऐसे डाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चा ग्रुप। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन्होंने ये जो ग्रुप्स है ना, इनको इन ग्रुप्स में भी ए और बी ग्रुप्स बना रखे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ए ग्रुप्स एंड बी ग्रुप्स। तो बच्चा जो बी ग्रुप है वो भी आपकी सेम ऑक्साइड और सेम हाइड्राइड बना रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, बट उसको बी में क्यों डाला? क्योंकि जो भी बी में आपको दिखेंगे ना, जैसे यहाँ कॉपर है, यहाँ पे Ag है, यहाँ पे Au है, तो बच्चा जो भी बी ग्रुप में है वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। जो बी सब ग्रुप में है वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और जो ए में है उनको इन्होंने बोला वो नॉर्मल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जो बी सब ग्रुप में है वो सिमिलर एम्पेरिकल फॉर्मूला की ऑक्साइड और हाइड्राइड बना रहे हैं, जैसे कि लिथियम सोडियम बना रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कॉपर बच्चा CuH बनाता है, जो आपका Ag है वो भी Ag हाइड्राइड ऐसी बनाते हैं, और जो Au है वो भी इस प्रकार की बनाता है AgH, राइट। तो ये सेम बना रहे थे, पर उन्होंने देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज
इतनी भी सेम नहीं थी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उन्होंने बी सब ग्रुप में लिखा। देखो हर जगह ए बी सब ग्रुप्स हैं जो सारे के सारे क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड लास्ट में इन्होंने फिर से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच गए उनके लिए अलग से 8th ग्रुप बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे इन्होंने अरेंज किए। ठीक है, द 8th ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स। 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट्स हैं इन 3 रोज जिनको ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स बोलते हैं। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। यही मैंने बोला, जो सेम ग्रुप में है उनकी क्या है बच्चा, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। ये चीज समझ आई। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में। उन्होंने 8 ग्रुप और 6 पीरियड्स बनाए। उन 8 ग्रुप में भी ए और बी सब ग्रुप था। जो सब ग्रुप था, जो बी वाला था, उसमें सारे ट्रांजिशन मेटल्स थे और 8th ग्रुप और था जिसमें सारे बचे हुए 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। ठीक है, और इन्होंने ये ग्रुप्स कैसे बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली एम्पेरिकल फॉर्मूला जिनके सेम थे। मतलब उन्होंने सभी एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बना के देखे, जिनकी सेम हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स बन रही थी उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। इस प्रकार से इन्होंने 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम पे नोन थे वो अरेंज किए। बट इन्होंने खुद ही इसमें एक्सेप्शंस डाले कि कई बार उन्होंने देखा कि जब मैं इंक्रीजिंग वेट में अरेंज कर रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करी, जैसे कि टेलुरियम और आयोडीन। तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया। उन्होंने प्रॉपर्टी मैच करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दी कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसको सेम ग्रुप में रखा रादर देन एटॉमिक वेट्स। ठीक है, अब इनकी एडवांटेजेस क्या हुई, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई उसकी बच्चा एडवांटेजेस क्या थी। एडवांटेजेस थी कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को इन्होंने क्या बना दिया, इजी बना दिया। इतना तो समझ आ ही रहा है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को मैम इजी बना दिया। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब जिसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाते हैं मेंडलीव कि ये इतने स्मार्ट थे। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स इन्होंने थे, बट जब इन्होंने ये टेबल बनाई तब इन्होंने ना इस टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दी, ये सोचते हुए कि यहाँ पे कोई नया एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी पुराने एलिमेंट्स के या उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स के सेम होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो इस प्रकार की टेबल है। इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे, जैसे मैं यहाँ पीछे चलती हूँ फिर से आपको ये वाली चीज़ दिखाती हूँ, ये एल्यूमिनियम है। अब आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैं इसको रेड कलर से दिखाती हूँ सो दैट इट्स वेरी मच विजिबल। अभी देखिए ये आपका एल्यूमिनियम है, इसके नीचे खाली स्पेस है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सिमिलरली गैलियम के नीचे भी आपका एक खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो इन्होंने इसका नाम दिया, इसका नाम दिया। अब सिमिलरली सिलिकॉन के नीचे भी एक खाली स्पेस है, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे इसका नाम दिया इन्होंने एका एल्यूमिनियम। सिमिलरली जो सिलिकॉन के नीचे खाली स्पेस है इन्होंने इसका नाम दिया एका सिलिकॉन, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन की जैसी है, लाइक सिलिकॉन। एका एल्यूमिनियम मतलब लाइक एल्यूमिनियम। तो आपको दिख रहा है इन्होंने खुद ही खाली स्पेसेस छोड़ दिए थे कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी होगी, इवन दो उनको पता नहीं था ऐसा कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार से किया। एग्जाम्पल ब्लैंक स्पेसेस एट एटॉमिक 72, जो सिलिकॉन का ग्रुप है वहाँ पे एका सिलिकॉन बोला, जैसे कि मैंने बताया, मतलब प्रॉपर्टी लाइक सिलिकॉन। एंड बाद में बच्चा वो डिस्कवर भी हुआ एलिमेंट जिसको नाम दिया गया जर्मेनियम। सिलिकॉन के नीचे एलिमेंट आया जर्मेनियम, एक्चुअली डिस्कवर हुआ और जो प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई थी उस एलिमेंट की एक्चुअली वैसी आई। सिमिलरली even predicted the properties of एका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के नीचे आया गैलियम, इवन एका बोरॉन। अब बोरॉन भी देखो, बोरॉन ये रहा, बोरॉन के नीचे आया आपका, ठीक है, एका बोरॉन स्कैंडियम, ठीक है, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, नेक्स्ट है एका मैंगनीज टेक्नीशियम। ये सारे क्या किए इन्होंने, प्रिडिक्ट किए, ये सारे एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इसमें कॉमन होते हैं बच्चा एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। अब ये एका एल्यूमिनियम वो है जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया, इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि उसका एटॉमिक वेट 68 होगा। उसके नीचे जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसका एटॉमिक वेट एक्चुअली उसके आसपास 70 पाया गया। आसपास है ना, उन्होंने 68 प्रिडिक्ट किया था, 70 निकला।
फिर उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसकी डेंसिटी इतनी होगी, और एक्चुअली डेंसिटी इतनी आई जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसके बाद। फिर उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट बताया कि इसका कम होगा, और एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट कम आया, ठीक है। फिर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड उन्होंने बताया, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड भी यही आया। फिर उन्होंने फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ये बताया, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड भी यही आया। सिमिलरली सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज भी इन्होंने, एक का सिलिकॉन जो बाद में डिस्कवर हुआ एज जर्मेनियम, ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इसका एटॉमिक वेट 72 होगा, एक्चुअली 72.6 आया। फिर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इसका जो डेंसिटी है वो 5.5 होगी, ऑलमोस्ट सेम। तो जैसी प्रॉपर्टीज इन्होंने प्रिडिक्ट करी थी, इन्होंने लिख दी थी पहले ही, जब इन्होंने किया था, जिन्होंने सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि इतना वेट होगा, इतना डेंसिटी हो सकता है, एक्चुअली उसके बहुत सेम आया था। तो इनके प्रिडिक्शंस बहुत ही अच्छे थे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्होंने साथ ही में कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स के करेक्शंस भी किए थे, जैसे कि इन्होंने एटॉमिक वेट यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम के करेक्ट वेट लिखे थे। नेक्स्ट है डीमेरिट्स की बात करते हैं। एडवांटेजेस हो गई, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं आपकी मेंडलीव के। पहला ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक कोई नहीं बता पाया, मेंडलीव भी नहीं बता पाए। इन्होंने हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा, ग्रुप 1 में रखा, ठीक है, बट इसकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर आपके ग्रुप 7 की भी पाई गई थी। तो ये इसमें डिसाइड नहीं कर पाए कि ग्रुप 1 में रखूँ कि ग्रुप 7 में, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी शो करता है एज ग्रुप 1 एंड एज ग्रुप 7। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थोड़ी इफी थी। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब यहाँ पे बच्चा सारे एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में। तो जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन ही है 1H1, एक हो गया आपका ड्यूटेरियम, हुआ कि नहीं, और एक हो गया आपका ट्रिटियम, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब ये हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, ऐसे तो सारे एलिमेंट्स के बच्चा मोस्टली एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बताया था कि नहीं बताया था, आइसोटोप सभी को याद है कि नहीं याद, जिनका क्या होता है, सेम होता है एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर। और अच्छी भाषा में बोला जाए तो इनमें सेम क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों सेम रहते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ, क्या डिफरेंट हो जाता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन के भी आइसोटोप्स है, नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स है, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स है, हर एलिमेंट, ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, वो काफ़ी सारे एटॉमिक वेट्स में पाया जाता है। तो अब इन्होंने उन आइसोटोप्स को यहाँ रखा ही नहीं, दिखे कहीं पे भी दिखा आइसोटोप्स, नहीं दिखा। तो ये आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि इन्होंने अरेंज एटॉमिक वेट में किया था ना, तो इन्होंने एटॉमिक वेट्स आइसोटोप्स के तो रखे नहीं। नेक्स्ट है एनिमल्स पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो वही जैसे मैंने बोला कि जैसे टेलुरियम और आयोडीन को देखें हम, ये है मेरा टेलुरियम, ये है मेरा आयोडीन। तो टेलुरियम का एटॉमिक वेट है 128, आयोडीन का 127। तो कायदे से तो क्या होना चाहिए था, 127 के बाद 128 आता है, बट इन्होंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी आयोडीन और ब्रोमीन और क्लोरीन की ज़्यादा सिमिलर थी। ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स थे, टेलुरियम आयोडीन का ग्रुप हो गया, और कोबाल्ट निकल का ग्रुप है, और थोरियम और इसका ग्रुप है Pa का। तो ये सारे ग्रुप्स थे जिनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अगर लिख रहे थे तो उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी, तो इन्होंने वो फॉलो नहीं किया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का ऑर्डर, इन्होंने प्रॉपर्टीज फॉलो की, जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उसको सेम ग्रुप में रखा, और एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर को इग्नोर कर दिया। तो ये भी क्या एक ड्रॉबैक ही है कि आपका रूल सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट है लाइक एलिमेंट्स और प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब जैसे कि लाइक एलिमेंट्स कैसे हैं बच्चा, जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम को इसने प्लेस किया यहाँ पे, और जो आपका गोल्ड है उसको प्लेस किया यहाँ पे। बल्कि प्लैटिनम और गोल्ड दोनों के दोनों क्या है, नोबल मेटल्स हैं, है कि नहीं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी सेम है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, फिर भी इनको अलग अलग ग्रुप में रखा है। ऐसा क्यों किया, इसकी वजह नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा
अनलाइक एलिमेंट्स, अब तो क्या है, एक जैसे एलिमेंट्स को अलग ग्रुप में रखा। नेक्स्ट है जो एक जैसे एलिमेंट्स नहीं हैं उनको एक ग्रुप में रखा। अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1A और 1B की बात करते हैं, ये A ग्रुप है, ये B ग्रुप है। A ग्रुप में आपके सारे नॉर्मल एलिमेंट्स है और B ग्रुप में इसने क्या कर दिया, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्लेस कर दिए। दिखाई दे रहा है? तो इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में डाल दिया। चलो सब ग्रुप अलग हैं बट ग्रुप तो एक है। तो इन्होंने अनलाइक एलिमेंट्स को, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सॉरी नॉर्मल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉपर, Ag, Au आर लेस रिएक्टिव, उनको सेम ग्रुप में रख दिया। नेक्स्ट है ये एल्किली मेटल्स होते हैं, ये कॉइन मेटल्स होते हैं, इनको सेम ग्रुप में आप रख ही नहीं सकते। ये नॉर्मल एलिमेंट्स है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो क्या है, अनलाइक एलिमेंट्स को इन्होंने एक साथ रख दिया और जो एक जैसे एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग रख दिया। ऐसा क्यों किया, नोबडी नोज। ठीक है, अब इनमें सिमिलैरिटी क्या थी, कॉपर, Ag और Au को इस ग्रुप में क्या क्यों रखा था, इनकी प्रॉपर्टीज चाहे अलग थी बट बच्चा इनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम थी कि इनके बाहर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS1 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेनरी मोजली। अब आता है आपका जो हेनरी मोजली थे, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन 1913। अब हमें क्या पता है, 1900s में हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला। तो अब एक नए साइंटिस्ट आए, हेनरी मोजली, क्योंकि अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो हेनरी मोजली ने क्या किया, आपके एलिमेंट्स को देखो, यहाँ पे क्या किया, इन्होंने एक प्लॉट बनाया, जैसे लोथर मेयर का प्लॉट था ना, एक्स एक्सिस पे थे एटॉमिक वेट्स, वाई एक्सिस पे थी उनकी प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने भी ऐसे ही प्लॉटिंग करी। किसकी प्लॉटिंग करी, प्लॉट ऑफ डेल्टा न्यू, न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। अब इन्होंने फ्रीक्वेंसी जो भी उस एलिमेंट से निकल रही है अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर्स प्लॉट करी फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम अब हम एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर की तरह शिफ्ट किए। ठीक है, नॉट द प्लॉट ऑफ डेल्टा वी वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अभी मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था कि इन्होंने देखा कि जब मैंने फ्रीक्वेंसी को कैसे प्लॉट किया एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट, जो भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसीज थी उसका अंडर रूट को प्लॉट किया इन्होंने एटॉमिक नंबर्स के अगेंस्ट, उन्होंने पाया कि यहाँ पे मुझे पीरियोडिक फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई किया गया, जो क्या बोलता था कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। बट नया पीरियोडिक लॉ बोलता है, ठीक है, नया पीरियोडिक लॉ बोलता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार हम एटॉमिक वेट से शिफ्ट होके एटॉमिक नंबर्स पे आ गए। किस पे आ गए बच्चा, एटॉमिक वेट से शिफ्ट होके एटॉमिक नंबर्स पे आ गए। हाँ, ये चीज़ समझ, थोड़ी सी मुझे पता है ये थोड़ी बोरिंग हो जाती है क्लास, क्योंकि इतनी थ्योरी है इसमें, बट जब मैं ये सब पढ़ा दूंगी तो इसको कंसाइज करेंगे तो 2-3 चीज़ें निकल के आएंगी, फिर आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने फिर से इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उसमें इतने सारे ड्रॉबैक्स आए, अभी हमने देखे कि कई बार उन्होंने क्या किया, जिसका कम एटॉमिक वेट था उसको बाद में रख दिया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। सिमिलरली इन्होंने अनलाइक जो एक जैसे एलिमेंट्स नहीं है उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया, जो एक जैसे एलिमेंट्स उनको अलग अलग ग्रुप में डाल, जैसे प्लैटिनम को 8th में डाला और गोल्ड को फर्स्ट बी में डाल दिया। तो इसका क्या रीज़न था किसी को नहीं पता। ठीक है, तो फिर उसके बाद हेनरी मोजली फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ को या फ्रीक्वेंसी को किसके अगेंस्ट प्लॉट किया, एटॉमिक नंबर्स के। उन्होंने पाया कि ये बहुत अच्छी पीरियोडिसिटी दिखा रहे कि जब मैं एटॉमिक नंबर्स के अगेंस्ट प्लॉट करती हूँ ग्राफ तो फिर से पीरियोडिसिटी आती। तो हमारा नया पीरियोडिक लॉ आया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है वो एक्चुअली एटॉमिक वेट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसकी है, एटॉमिक नंबर्स की। कि जब मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में प्लेस करती हूँ तो फिर मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सेम हो जाती है।
नेक्स्ट है पीरियोडिक लॉ इज एसेंशियली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक इसका है, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स ही तो चेंज हो रहे हैं ना हर बार। पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है इट इज एक्चुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एकदम सही बात है, ठीक है, इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि पहला क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चा 1s1, ठीक है। उसके नीचे है लिथियम। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s1, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s1। तो आप देख रहे हो कि सभी के जैसे जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप में क्या हो रहा है, आपके सभी के s ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक ग्रुप की सेम है। सिमिलरली ग्रुप 2 की बात करूँ, ग्रुप 2 में आता है आपका, यहाँ से शुरू होता है बेरिलियम। बेरिलियम की होती है बच्चा 2s2, क्या आती है 2s2। उसके बाद आपकी होती है सोडियम। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम की होती है 3s2। फिर उसके बाद कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ के s ऑर्बिटल्स की सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो फिर अब एसेंशियली क्या पता चला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है आर एसेंशियली अ फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो जो लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करी थी, अब वो बहुत काम आएंगी कि नहीं, कि जैसे 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 लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे हमारी प्रॉपर्टीज बेस्ड है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सोडियम का थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नीचे वाले में लिथियम, सोडियम, पोटासियम के फोर्थ शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके लास्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं सेम। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप की बात करूँ, सेकेंड ग्रुप में क्या है, सेकेंड ग्रुप यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर इसके थर्ड शेल में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर फोर्थ शेल में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चीज समझ आई क्या है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द सेम ग्रुप क्या है, सेम। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होने से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं सेम। आई ये चीज समझ। तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है, इस वाली चीज में कोई डाउट है? और कितने बच्चे सो गए हैं ये भी बता दो। मुझे पता है दिस इज वेरी बोरिंग चैप्टर। जब मैं ये चैप्टर पढ़ती थी तो मेरे को ऐसे उठा रहना पड़ता था कि मेरा कुछ चीज मिस आउट ना हो जाए। सुलाने वाला चैप्टर है ना, अभी थोड़ी थ्योरी आ गई, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब इतनी नींद नहीं आएगी, ठीक है। या नहीं आ रही तो भी बता दो कि मैम आप ऐसे ही बोल रहे हो, हमें सुलाने के लिए पीछे पड़े हो। हाँ जी बता दो, जैसा भी आपको फीलिंग आ रही है। कैसी फीलिंग आ रही है? चलो, पर समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। थोड़ा सा बोरिंग है सुनना। देखो इतना लेक्चर सुनना किसी की आप लोग YouTube तो सभी चलाते हो कि YouTube में टेड टॉक्स होती है जहाँ पे हर कोई बंदा आके कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बोल के जाता है। बट वो इंटरेस्टिंग भी अगर 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा हो जाता है ना तो सुना नहीं जाता है ना। क्योंकि हमारी जो अटेंशन स्पैन है ना वो ऑलरेडी इतना कम हो चुका है। स्पेशली शॉर्ट्स देख के, रील्स देख के इंस्टाग्राम पे 15 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड की ज़्यादा की रील होती है तो स्क्रॉल कर देते हैं ना। अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है। और यहाँ पे तो इतनी अटेंशन देने की बात है, हर एक पॉइंट पे नई चीज़ है, हर एक पॉइंट पे कोई चीज़ चेंज हो जाती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे स्पेसिफिक दिखा दिखा के 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 कोई चीज़ तो दिमाग में घुसेगी ना। हर चीज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा दिमाग खोलिए, 1-1.5 घंटे की क्लास है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एग्जर्ट योरसेल्फ, जितना आप अभी परिश्रम करेंगे ना उसका फल उतना ही मिलता है। ये तो फैक्ट बात है, ये तो सभी बोलते हैं, राइट। अभी भी रील्स देखते हो? हाँ मुझे बंद करनी पड़ेगी, रील्स तो मैं देखती हूँ, मुझे बंद करनी पड़ेगी। आप सही बोल रहे हो वैभव। हाँ जी चलिए, आप नहीं देखते तो आई एम वेरी प्राउड एंड
बहुत अच्छी बात है कि आप अपने से ऑनेस्ट हैं, मत देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल, इस प्रकार से दिखती है। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम घुस चुके हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि बेस्ड है एटॉमिक नंबर्स पे। किसे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग। ये फर्स्ट एटॉमिक नंबर, सेकंड हीलियम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है विद जीरो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड है। अंडरस्टूड? जो हमारी सेम एक ग्रुप है। अब इसमें कितने ग्रुप्स हो गए? इसमें बच्चा 18 ग्रुप्स है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें मेरे ग्रुप्स है बच्चा, कितने ग्रुप्स है मेरे? 18, 18 ग्रुप्स। याद रखना पीरियड कितने हैं? पीरियड्स है मेरे 7, पीरियड्स है मेरे 7, 1 2 3 4 5 6 7। और जो लैंथेनाइट एक्टिनाइट है वो भी 7 पीरियड में आता है। लैंथेनाइट सीरीज है आपकी 6th पीरियड में, और जो एक्टिनाइट सीरीज है वो आपकी आती है 7th पीरियड में। याद रखना, देखिए ये है आपकी एक्टिनाइट सीरीज और ये है आपकी लैंथेनाइट सीरीज, 6th पीरियड में, 7th पीरियड में, राइट। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? जो आपका फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, जो सेकेंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स है, जो थर्ड पीरियड है उसमें भी 8 है, फोर्थ पीरियड में है आपके कितने? फोर्थ पीरियड में है आपके 18 एलिमेंट्स, फिर से है 18 एलिमेंट्स, फिर है आपके 32 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग दीज। इनको इंक्लूड करना है, यहाँ पे आती है ये, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स फिट है, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स फिट है, ये है 32 एलिमेंट्स। समझ गए? अब देखिए जो आपके फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जो फर्स्ट पीरियड है, जो बच्चा फर्स्ट पीरियड है उसमें आपका केवल क्या आता है? मैं पीरियड्स यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, पीरियड्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? पीरियड्स हैं आपके 7, राइट। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें केवल एक शेल है। पीरियड का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। फर्स्ट पीरियड का मतलब है केवल 1 शेल, सेकेंड पीरियड का मतलब है 2 शेल होना, थर्ड पीरियड का मतलब है 3 शेल्स होना। ये चीज समझ आई? पीरियड जैसे जैसे एज यू गो डाउन द ग्रुप, एज यू गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे? इंक्रीज। दिखाई दे रहे? इस ग्रुप में जब मैं नीचे जा रही हूँ तो मेरे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। एज यू गो डाउन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब जैसे जैसे आप एक पीरियड में जाते हैं, बट बच्चा जब आप एक पीरियड में ट्रैवल करते हो तब क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, ठीक है। नीचे ग्रुप में जाते तो शेल का नंबर बढ़ रहा है, सेम पीरियड में सेम शेल है। फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल है, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स है, थर्ड में 3 शेल्स है, फोर्थ में 4 शेल्स है, सिमिलरली, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? जो आपका फर्स्ट पीरियड है, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें केवल s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और आपको पता है कि s के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? मैम s के पास 2 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसीलिए इसके पास क्या है? सॉरी, s के पास, हम रियली सॉरी, एक ही ऑर्बिटल होता है। s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है कि नहीं? लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, लास्ट चैप्टर में। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड शेल में बच्चा s और p सबशेल होते हैं, ठीक है। s सबशेल के पास कितने हैं? फिर से यहाँ पे इस प्रकार से लिख देती हूँ, इस प्रकार से लिखते हैं इसे, 1 सेकेंड। इसके पास 2 सबशेल्स है, एक है बच्चा s और p के कितने हैं? 1 2 3, p के हैं 3 सबशेल्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? s के 2 हो गए, 1 2, ये s सबशेल है, और p के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं हो गए? तो फिर आपके सेकेंड पीरियड में s और p सबशेल्स होते हैं, ठीक है, और इसमें होते हैं 8 एलिमेंट्स। सिमिलरली
नेक्स्ट में भी बच्चा आपके एस और पी सब शेल्स है, इसीलिए टोटल एलिमेंट्स है आपके कितने 8 एलिमेंट्स है। एक चीज याद रखना, इसमें एस और पी भरे हुए होते हैं और साथ ही में इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। वेकेंट डी का मतलब है खाली डी, खाली डी का मतलब है, बस एक बार ही याद रख क्या मतलब है मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो भर कहाँ रहे हैं, एस और पी में भर रहे हैं, एस और पी में भर रहे हैं, तो मैम एस और पी में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो थर्ड पीरियड में भी आपके मैक्सिमम 8 ही एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं फोर्थ की बात। फोर्थ में आते हैं बच्चा एस पी और डी, ठीक है, एस पी डी। अब आपको पता है कि डी के पास मैम डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, एस में होता है 1 ऑर्बिटल, डी पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में, डी में होते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, डी में 5 है तो इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सिमिलरली एफ में होते हैं बच्चा 7 ऑर्बिटल्स, कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसमें मैक्सिमम आते हैं आपके 14 एलिमेंट्स, या 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 14 ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये आते हैं, ये हो गया एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस पी डी, डी में हो गए 10 प्लस 10 प्लस 8 इज 18, तो यहाँ पे 18 एलिमेंट्स आते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट में भी क्या आता है, एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स आते हैं, तो यहाँ पे भी 18 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आता है एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आते हैं, तो इसके पास है 32 एलिमेंट्स, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स में, इसके पास भी 32 एलिमेंट्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने बोला इस प्रकार की पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपके पास है 7 पीरियड्स, जिनको हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो 7 हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको ग्रुप्स बोलते हैं जो 18 हैं, ठीक है। कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। एक ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 शेल 4 शेल 5 शेल, बट एक पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। सेम ग्रुप में क्या होता है, शेल बढ़ रहा है बट आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, शेल का नंबर बढ़ रहा है बट आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं एक ग्रुप के अंदर। पीरियड में क्या है, शेल सेम है, जैसे कि थर्ड पीरियड की बात करूं तो सभी में 3 शेल्स हैं बट एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसके थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके थर्ड शेल में 3 4 5 6, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट बताया मैंने कि फर्स्ट जो पीरियड है उसमें केवल एस सब शेल है, सेकेंड पीरियड में एस और पी है, थर्ड में भी एस और पी है बट वेकेंट डी है, पर इलेक्ट्रॉन्स केवल एस पी में भरते हैं, तो 8 ही इसमें एलिमेंट्स हैं। फिर आपके एस पी डी है, फिर एस पी डी एफ एलिमेंट्स है। आ गया समझ? अच्छा, वो बोल रहे मैम आप भी रील्स देखते हो क्या? बेटा रील्स देखनी तो नहीं चाहिए तो, पर हाँ मैं देखती हूँ। चलो नेक्स्ट बच्चा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, इसमें 9 वर्टिकल कॉल ग्रुप्स नहीं होगा, इसको चेंज करके रखिए, 18 वर्टिकल कॉलम्स है। First to 8 group plus 0 group of inert gases. Inert gases were introduced in the periodic table by Ramsay. 7 horizontal series called periods. ठीक है, first to 18 group. 18 ग्रुप को ही हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ये जो 18वां ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, 0 ग्रुप। इसको 8th A ग्रुप भी बोलते हैं, 8th A, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे, आपको जब PDF मिलेगा तो आपको और चीज़ें समझ आ जाएंगी, एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है समझने का। अब पीरियोडिक टेबल की नेक्स्ट बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मेरी फेवरेट बात पीरियोडिक टेबल की ये है
कि पीरियोडिक टेबल में 75% चीजें लाल दिख रही है, आधी से ज्यादा पीरियोडिक टेबल लाल है, ये भी लाल, ये भी लाल, इतने सारे मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 75% केवल मेटल्स हैं, दिखाई दे रहे हैं, 75% एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं, दिखाई दिए। और आपका पूरा एस ब्लॉक एक्सेप्ट योर हाइड्रोजन क्या है, मेटल्स। हाइड्रोजन क्या एक्सेप्ट क्या है, मेटल्स, ठीक है। और जो ये आपका येलो पार्ट है ये है आपके मेटलॉइड्स, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। और ये जो ब्लू पार्ट है ये सारा क्या है, नॉन मेटल्स है। ये सिंपल सी चीज है। 75% इतने सारे मेटल्स है केवल, और सिर्फ नॉन। और आपको एक और चीज दिख रही है कि जो आपके मेटलॉइड्स है वो केवल पी ब्लॉक में है। ये वाला सारा ब्लॉक होता है पी ब्लॉक। एक और चीज बता देती हूँ, ये पूरा ब्लॉक होता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक होता है एक्सेप्ट योर हीलियम। हीलियम आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 1s2 में आता है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों होते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, ये दो रोज होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। फिर सिमिलरली ये होता है आपका बीच वाला डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक में आते हैं। और ये दोनों हैं आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक में आते हैं, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यही 4 ब्लॉक्स होते हैं। और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, अभी पहले बताया था। और इनको बोलते हैं ट्रांजिशन, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको एल्किली मेटल्स बोलते हैं, पहले बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं लिख रही। इनको एल्किलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं ग्रुप 2 को। ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजेंस, इनको बोलते हैं चैल्कोजेंस, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट नेमिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए चीज समझ, अगर कोई बोलता है कि क्या एस ब्लॉक में नॉन मेटल्स होते हैं, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो पता होनी चाहिए, ये टेबल देख के ना ज्यादा याद हो जाती है। अब ये देखो एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, ये क्यों लगाया मैंने, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी इतने दिनों से मैं चिल्ला के बोल रही हूँ कि गो थ्रू, लिखो सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और यहाँ इस टेबल से चेक करना। ये देखो ग्रुप नंबर ए लिथियम, हाइड्रोजन को अलग पटक दिया, हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी इफी है, मिसफिट है ये। हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रख सकती हूँ, हाइड्रोजन को ग्रुप 17 फ्लोरीन के साथ भी रख सकती हूँ, इसकी थोड़ी इफी पोजीशन है, तो इसीलिए इसको बीच में पटक दिया हाइड्रोजन को 1s1, पर है ये s ब्लॉक क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ रहा है 1s1। उसके बाद यहाँ देखो लिथियम का 2s1, इसका 3s1, 4s1, 5s1, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। वेरी ब्यूटीफुल पीरियोडिक टेबल, इतनी अच्छी पीरियोडिक टेबल पूरे इंटरनेट पे नहीं है जितनी अच्छी आपको, तभी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाना पड़ा मुझे, कहीं नहीं मिली इतनी अच्छी जहाँ पे इतना अच्छे से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखिए। बच्चा बहुत अच्छी है आपकी एनसीईआरटी सच में। अब यहाँ पे देखो ये बेरिलियम है, बेरिलियम का हो जाएगा 2s2, है ना, 2s2, 3s2। अब यहाँ पे देखो कि मैम सबकी लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सेम ग्रुप में s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट शेल का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। सिमिलरली अब सीधे टपक के यहाँ चलते हैं, यहाँ चले, बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, इसके पहले 1s2 आएगी। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट में सेकंड शेल होगा, तो सेकंड शेल में 2s2 2p1, थर्ड शेल में 3s2 3p1, फोर्थ शेल में 4s2 4p1, राइट। तो ये सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है, गो थ्रू देम। अगर समझ नहीं आती है कि मैम मुझे अभी भी समझ नहीं आई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरे से पूछो, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, बट ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, बहुत काम आती है, पूरी केमिस्ट्री में काम आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ गई तो सच बता रही हूँ 20% केमिस्ट्री आ जाएगी, 20% केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं अटके तो इतनी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसे इसमें s ऑर्बिटल में आ रहे तो ये s ब्लॉक हो गया, यहाँ पे p ऑर्बिटल में आ रहे इलेक्ट्रॉन्स p1 p2 p3 p4 p5 p6, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ये बीच वाले देखो यहाँ पे d में आते हैं 3d1 d2 d3 d4, तो d में इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये सारे d ब्लॉक एलिमेंट्स। नीचे देखो 4f आ रहा है, 4f2 4f3 4f4। मैं अभी f ऑर्बिटल्स के आपको याद करने को नहीं बोलूँगी, d ऑर्बिटल्स की भी पहली वाली 3d सीरीज कर लेना, ये वाली सीरीज, ठीक है। बाकी अभी के लिए रहने दीजिए, 12th में मैं आपको सिखा दूंगी। इतना तो याद कीजिए, s ब्लॉक, p ब्लॉक और d ब्लॉक की फर्स्ट रो, दैट इज इट। इतना याद कर लो, उसके बाद भी समझना है, लिख लिख के देखो, याद नहीं करना, लिखो कि हाँ मैम हाइड्रोजन पे एक शेल है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, हीलियम में एक शेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स है 1s2, लिथियम में 2 शेल्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1s2 2s1, है ना। लिखना सीखो, एकदम इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, लिथियम के 2 शेल लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के 2 शेल लास्ट में 3 शेल, मैग्नीशियम के 3 शेल लास्ट में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, वही सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि नहीं करी। एस ब्लॉक है, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट। एस ब्लॉक में क्या होता है, फर्स्ट को बोलते हैं एल्किली, फर्स्ट ए का मतलब है ये एल्किली मेटल्स हैं। इसके दूसरे वाला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। तो पूरे S ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन हुई NS122, या तो S में एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2। नेक्स्ट है P ब्लॉक। P ब्लॉक ये पूरा का पूरा है, बताया था। P ब्लॉक में 6 ग्रुप्स आ रहे 6 ग्रुप्स। P ब्लॉक में 6 ग्रुप्स क्यों आते हैं, क्योंकि मैम P ऑर्बिटल में P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 6 ग्रुप्स बनते हैं। बच्चे जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही ग्रुप्स बनेंगे, आप हमेशा देखना। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है, तो P के 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो P ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो P ब्लॉक में क्या होगा आपका, P ब्लॉक में है 3rd A और 7A और 8 13 to 18। इसमें लिखा है 3rd A से 7A तक है, और आपका मतलब आप इतना याद करो 13 to 18। उसके बाद है ये AA क्या है, ये आप मिलाना बैठ के, ये एक और होमवर्क दे रही हूँ, अभी मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपको AA ये किससे कंपेयर करा हुआ है बच्चा, ये कंपेयर करा हुआ है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। मेंडलीव में याद है A ब्लॉक और B ब्लॉक थे। जो A ब्लॉक था वो नॉर्मल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो B ब्लॉक है वो ट्रांजिशन मेटल्स को। तो यही यहाँ पे है कि 3rd A से 7A का मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन ही है ना। P ब्लॉक नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन केवल D और F ब्लॉक एलिमेंट्स को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद 16 ग्रुप को बोलते हैं चाल्कोजेन, 17 को हैलोजेंस, 18 को इनर्ट गैसेस। इनकी आउट जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP126। नेक्स्ट है D ब्लॉक। D ब्लॉक मिडिल में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया। इनका ग्रुप कौन कौन सा होता है, इनका ग्रुप होता है 3 to 12। 3 to 12 याद रखना, 3 to 12, ये देखो 3 to 12 है आपका D ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D1 to 10 NS0 to 2। N-1 का मतलब क्या होता है कि हमारे जो D ब्लॉक है वो स्टार्ट होते हैं फोर्थ पीरियड से। दिखाई दे रहे जो D ब्लॉक एलिमेंट्स है वो 4th से स्टार्ट होते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स 4th से 7 तक जाते हैं, ठीक है। तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4th में जाते हैं तो 4S0 to 2 से लेके, अगर 4S है तो यहाँ पे आएगा 3D, इस प्रकार से लिखते हैं। D की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा जो लास्ट शेल है उससे कम होती है, हमेशा होता है। सिमिलरली जो F ब्लॉक है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 कम होती है। मतलब अगर वो कौन से, देखो F ब्लॉक शुरू होते हैं आपके 6th से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से F ब्लॉक हो रहे हैं यहाँ से शुरू। तो अगर मैंने यहाँ लिखा 6S2 तो D की जगह आएगा 5D1 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे आ जाएगा 4F3, जो भी हो सकता है। मतलब मैंने तो अपने हिसाब से लिखी है, बट ये देखो जो अगर 6th पीरियड का एलिमेंट है तो 6 यहाँ पे आया, D उससे एक कम और F उससे एक और कम, इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। दिस इज द वे
टू राइट द एफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये जो एक कम होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये n-1 है ना, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। इस प्रकार से ही कॉन्फ़िगरेशंस लिखी जाती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियड। पीरियड की जैसे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पीरियड है आपका, फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल होता है। ठीक है, एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हीलियम आता है यहाँ पे, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम के पास है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 1s1, ये है आपका हीलियम, इसकी हो जाएगी 1s2। सिंपल। सिमिलरली सेकेंड पीरियड की बात करूँ तो सेकेंड पीरियड में मैम 2 शेल्स हैं, 2 शेल्स का मतलब है दूसरे शेल में पहला इलेक्ट्रॉन 2s1। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स हैं, फिर आएगा आपका 2s2, 2s2 भर गया, उसके बाद बीच में गैप है, फिर यहाँ पे आता है फिर से 2 शेल्स आते हैं, यहाँ पे आता है 2s2 और 2p1, इसका आ जाएगा 2s2 2p1। सेकेंड शेल, सेकेंड शेल का s ऑर्बिटल और p, सेकेंड शेल में 2 ऑर्बिटल्स है s और p, तो s और p की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर से 2 शेल्स हैं, फिर आएगा 2s2 2p2। सिमिलरली ऐसे प्रकार से लास्ट में आ जाएगा 2 शेल्स हैं, तो 2s2 2p6, इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर सेकेंड थर्ड पीरियड में 3 शेल्स 1 2 3, 3 शेल्स, तो क्या होगा, पहला होगा 3s1, फिर होगा 3s2, फिर यहाँ पे गैप है, डी ब्लॉक है, फिर आएगा 3s2 3p1, फिर आएगा 3s2 3p2, और इस प्रकार से 3s2 3p6, इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन। फिर फोर्थ शेल है, फोर्थ पीरियड में क्या होगा, 4 शेल्स आएंगे 1 2 3 4, इसके आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1, फिर आएगी 4s2। अब देखो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 4s2 तो एज इट इज होगी, इसके आगे आएगी 3d1, फिर आएगी 3d2 4s2, 4s2 भर गई, वो भरी रहेगी। अब 3d में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 3d से लेके आपके 3d10 तक भरेंगे, 3d10 4s2 भर गए। उसके बाद p ब्लॉक शुरू होगा, यहाँ तक d ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ तक डी ब्लॉक है, अब आपका पी ब्लॉक शुरू होगा तो आएगा 4s2 4p1, फिर से 4s2 4p2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आ जाएगा 4s2 4p6। आया समझ, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये कौन सा है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। आया समझ। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड में 5 शेल होंगे 1 2 3 4 एंड 5, इसी प्रकार से आप भरते जाएंगे। ये चीज समझ आई क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बच्चा किसी को भी डाउट है तो बताओ, इससे ज्यादा क्लियरली नहीं पता चलेगा और कहीं पे। फिफ्थ शेल सिक्स्थ शेल में 6 शेल्स हो जाएंगे, यहाँ पे फिर से आएगी 5s1, मैं फिफ्थ के बाद सीधे सिक्स्थ लिख रही हूँ, चलो फिफ्थ ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी 5s1, तो ये हो जाएगी 5s2, फिर हो जाएगी 5s के बाद आएगी 4d1 5s2 भरा हुआ है 5s2, फिर आएगी 4d2 भरा हुआ है 5s2। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा, डी में होते 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, तो यहाँ आ जाएगा बच्चा 4d10 5s2। उसके बाद 5s2 भरा हुआ, अब p ब्लॉक में जाएंगे 5p1, उसके बाद 5s2 5p2 सो ऑन एंड 5s2 5p6 मैक्सिमम 6। बच्चा अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने में पीरियड वाइज? एनी डाउट टू एनीबॉडी, यू कैन आस्क मी। ठीक है, ये अलोंग अ पीरियड लिखा है, तो पीरियड में क्या है कि मैम शेल सेम रह रहा है, 2 शेल में 2 ही शेल्स में सब शेल्स बस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे, दिख रहा है मैम। एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम है बट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे मैं इस साइड जा रही हूँ, अलोंग अ पीरियड मूव कर रही हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं
और शेल का नंबर सेम रह रहा है अलोंग अ पीरियड। सिमिलरली अलोंग अ ग्रुप की बात करूँ तो वो तो बहुत ईजी है। ग्रुप में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1s1, फिर उसके बाद सेकेंड शेल में 2s1, फिर उसके बाद थर्ड शेल में 3s1, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, फोर्थ शेल में 4s1। इस प्रकार से सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1s2, 2s2, यहाँ पे होगा 3s2, यहाँ पे होगा 4s2, राइट। अलोंग अ पीरियड सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे पी ब्लॉक में जाऊंगी तो यहाँ पे आएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू करते हैं, सेकेंड शेल से शुरू करते हैं। सेकेंड शेल में आएगा 2s2 2p1, यहाँ पे आएगा 3s2 3p1, यहाँ पे आएगा 4s2 4p1, यहाँ पे आएगा 5s2 5p1। इस प्रकार से यहाँ पे आएगा फिर 2s2 2p2, यहाँ पे 3s2 3p2। इस प्रकार से शेल इंक्रीज होते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 2s2 2p6 एंड इंक्रीज होते जाएंगे शेल्स। समझ आई? इस प्रकार से लिखते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं है तो अभी बता दो, है तो वील डिस्कस इट राइट नाउ। एवरीबॉडी, एकांशी, वैभव, राहुल, हर्षित शुक्ला, आदित्य, सभी लोग मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। नो दिक्कत टू एवरीबॉडी? चलो ठीक है, नो दिक्कत तो बढ़िया, नो दिक्कत तो बढ़िया। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे मेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कल से करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और थ्योरी है, ये नहीं बोलूँगी कि ख़त्म हो गया, थोड़ा सा और थ्योरी है, थोड़ा सा और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट आ जाएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट। बस 2 दिन मतलब 1.5 डेज या 2 डेज की थ्योरी है, उसके बाद एप्लीकेशन। इससे बहुत मजे आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी इसकी। इसमें ट्रेंड्स आते, पूछते कि रेडियस कैसे इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या क्या चीज़ें वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन। नो दिक्कत? परफेक्ट परफेक्ट, नो दिक्कत। चलो, पर आप, मेरी एक शर्त है आप सभी से, मैंने बोला था कि आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की लिखनी आनी चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन। साथ ही में आपको फर्स्ट 3D सीरीज, कौन सी फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल, कौन सी सीरीज है, ये वाली स्कैंडियम टाइटेनियम, ये जो पहला डी ब्लॉक है इसके, इन सभी के पहले तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी के एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, कैसे अरेंज्ड है ये पीरियोडिक टेबल में पूरा याद होना चाहिए। लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। किसके बाद क्या है, नीचे क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, ऐसा ही डी ब्लॉक की फर्स्ट और पी ब्लॉक की। साथ ही में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज मैंने बहुत इजी कर दी है आपके लिए। शेल्स इंक्रीज होंगे, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। सीधे सेकंड शेल से नहीं शुरू करना, पहले फर्स्ट शेल भरेगा तभी सेकंड शेल भरेगा, ये भी याद रखना है। पहले 1s2 भरेगा फिर 2s2 भरेगा। सिमिलरली ये 3s2 है, यहाँ सीधे 3s2 नहीं है, इसके पहले आपका क्या क्या भरा हुआ है, इसके पहले आपका भरा हुआ है 1s2, फिर भरा है 2s2, फिर भरा है 2p6, फिर 3s2 आया है, राइट। ये अवबाव प्रिंसिपल में मैंने आपको लास्ट एटॉमिक लेक्चर में सिखाई थी। ये सारी चीज़ें आपको उसी प्रकार से लिखनी आनी चाहिए। नहीं आ रही तो पूछो, क्योंकि बहुत काम आएंगी ये सच में। इसके बाद का जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जब ये खत्म होएगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी काम आएगी, एमओटी डायग्राम्स बनाएंगे, उसके अलावा बनेंगे ही नहीं, नहीं पता तो बनेंगे ही नहीं एमओटी डायग्राम्स। तो अभी से बता रही हूँ, ये 2 चैप्टर्स क्या हैं आपकी, ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय बॉडी, वैभव पांडे। चलो दैट्स